बच्चों, मैं दाऊद सर आज लेसन 11 है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इस लेसन से बहुत अधिक प्रश्न आते हैं। इस लेसन का नाम है विद्रोह और राजा और 1857 के आंदोलन और उसकी व्याख्या कीजिए। ये लेसन का वीडियो दो पार्टों में जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, क्योंकि एक बार में पढ़ाना संभव नहीं है। क्योंकि लगभग अगर हम एक वीडियो में बनाएं तो लगभग 1 घंटा प्लस चला जाएगा इस वीडियो को बनाने में। इसलिए उम्मीद करते हैं कि इसके दोनों पार्ट आप अच्छे से देखेंगे। अगर आप दोनों पार्ट अच्छे से नहीं देखेंगे तो आपका ये लेसन पूरा नहीं होगा और याद भी प्रश्न नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम जानते हैं कि पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ आपको पढ़ाना है। क्योंकि पार्ट 1 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो पार्ट 2 भी ऐसा नहीं कि महत्वपूर्ण नहीं है, वो भी उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए दोनों पार्टों को देखना एकदम अनिवार्य है। चलिए हम पहले पार्ट 1 के बारे में जानते हैं कि पार्ट 1 में कौन कौन सी चीज़ आपको पढ़ाने हैं। 1857 का विद्रोह पहला, दूसरा मेरठ का विद्रोह, तीसरा जो है दिल्ली के बगावत, दिल्ली में क्यों बगावत हुए। उसी के अंदर में आता है दिल्ली के अंदर जो बगावत के कारण बने, वह विद्रोह के कारण जो बने वह क्या कारण थे। विद्रोह का कारण मतलब 1857 का जो विद्रोह हुआ उस विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे। तो मुख्य कारण थे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, सैन्य, अन्य और अफवाहें और भविष्यवाणियां। उसके बाद विद्रोह के नेता, अवध में विद्रोह, अवध और अंग्रेज, संचार के साधन, विद्रोह क्या चाहते थे, लोग विद्रोह में शामिल क्यों हुए, नए शासन व्यवस्था, अंग्रेजी शासन का पलटवार। ये सारे चीज आपको पार्ट 1 में पढ़ने को मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक को एकदम ध्यान से समझना है। अगर ना हो तो हम वीडियो चलते समय आपको इमेज भी डाल देंगे, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा, ताकि बाद में भी आप इसको पढ़ सकते हैं या याद कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आपको पढ़ना और याद करना दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम जानते हैं कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे नामक एक सैनिक विद्रोह से हुई थी। करा कि 1857 का विद्रोह जो हुआ, विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले मंगल पांडे के द्वारा की गई थी, जो एक सैनिक का विद्रोह था। यह भी कहा जाता है कि 1857 का विद्रोह किसी एक कारण की वजह से नहीं हुआ। कोई कहता है कि सैनिक विद्रोह हुआ, कोई कहता है अन्य विद्रोह हुआ, कोई कहता है हिंदू मुस्लिम विद्रोह हुआ, कोई कहता है सुअर की चर्बी का विद्रोह हुआ, कोई कहता है कि भक्ति आंदोलन को लेकर के इसी में करके, कोई कहता है कि देश में ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि सभी ईसाई धर्म के लोग हो जाए, तो सनातन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के लोगों ने अपने अपने धर्म को बचाने के लिए इसका विद्रोह किया। तो कई इसके कारण हैं 1857 के विद्रोह के कारण। तो चलिए हम जानते हैं कि पहली बार 1857 के विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे नामक एक सैनिक विद्रोह से हुई। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगला इन्फेंट्री की सिपाही थे। यह मंगल पांडे कौन थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के 14वीं बंगाल बटालियन के यह एक सिपाही थे जिन्होंने पहली बार यह आंदोलन की शुरुआत की। यह बंगाल में स्थित बैरकपुर में तैनात थे। यह मंगल पांडे कहाँ तैनात थे? तो यह बंगाल के स्थित बैरकपुर में यह तैनात थे। इन्होंने रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। 1857 में जो पहली बार विद्रोह किया मंगल पांडे, यह एक बंगाल में अवस्थित रेजिमेंट में थे। इन्होंने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के एक रेजिमेंट के अफसर के ऊपर हमला किया और हमला करने के कारण उस रेजिमेंट अफसर को घायल भी कर दिया। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद आदेश दिया गया, परंतु उसके साथ सिपाहियों ने इन्हें गिरफ्तार करने से मना कर दिया। कह रहा है कि जब रेजिमेंट के वो एक अफसर को घायल कर दिए मंगल पांडे, तो मंगल पांडे के बहुत से साथी जो भारतीय थे वो लोग भी सिपाही में भर्ती थे, जिसके वजह से उन सिपाहियों को आदेश दिया गया कि आप उस मंगल पांडे को, उस सिपाही को जिन्होंने विद्रोह छेड़ा, उस विद्रोह को पकड़ो, उस विद्रोही को पकड़ो। लेकिन उनके जितने भी मतलब साथी थे उन्होंने मना कर दिया कि हम अपने विद्रोही साथी को नहीं पकड़ सकते हैं।
मंगल पांडे के अपने सिपाहियों साथियों ने विद्रोह करने के लिए कहा गया, इसी पर उनकी बात नहीं मानी। अंत में मंगल पांडे ने अपनी बंदूक से अपनी ही प्राण ले ली, मतलब सुसाइड कर ली। लेने से प्रयास की, परंतु इस प्रयास में केवल घायल हुए पर वह मरे नहीं। जब वह अपने ही बंदूक से अपने आप को मारने का प्रयास किए तो वह मरे नहीं बल्कि घायल हो गए, वह जीवित बच गए। इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अप्रैल 1957 ईस्वी को उन्हें फांसी भी दे दी गई। इन्हीं सब 1857 के विद्रोह का पहला क्रांतिकारी कहा जाता है। पहला मेरा प्रश्न था कि 1857 की विद्रोह, तो जान लीजिए कि 1857 का विद्रोह का पहला नेता मंगल पांडे थे, जो बंगाल के रेजिमेंट में वह नौकरी कर रहे थे। पहली बार उन्होंने अपने से बड़े ओहदे के अफसर को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह मरा नहीं, घायल हो गया। उसके बाद मंगल पांडे वहां से फरार हो गए। मंगल पांडे के साथी उसी रेजिमेंट में थे। रेजिमेंट के अफसरों ने उन्हें आदेश दिया कि तुम मंगल पांडे को पकड़ करके लाओ, लेकिन रेजिमेंट के जितने भी मंगल पांडे के दोस्त थे, साथी थे, उन सभी लोगों ने मना कर दिया कि हम अपने साथी को नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन मंगल पांडे बाद में अपने ही बंदूक से अपनी आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसके कारण उनकी मृत्यु तो नहीं हुई पर वह घायल हो गए। बाद में उन मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1957 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। इसी फांसी की सजा देने के कारण देश के अंदर में विद्रोह छिड़ गया, जिस विद्रोह का नाम 1857 का विद्रोह कहा गया। चलिए, हमने अभी क्या पढ़ा, 1857 का विद्रोह क्यों छिड़ा, यह प्रमाणित है। अब हम पढ़ेंगे मेरठ का विद्रोह क्या है। मेरठ का विद्रोह क्या है? मंगल पांडे की मृत्यु के बाद 1857 में जब उनकी मृत्यु हो गई, मतलब उनको फांसी की सजा दे दी गई, तो उनके मृत्यु के बाद विद्रोह शांत नहीं हुआ और विद्रोह भड़क गया। 10 मई 1857 को 8 अप्रैल को उनकी फांसी की सजा दे दी गई। लगभग महीने दिन बाद 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में उपस्थित सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। अब मेरठ में जो भारतीय लोग ब्रिटिश सरकार के अंडर में सिपाही का काम करते थे, उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया। कब? तो 10 मई 1857 को मेरठ के छावनी में, मतलब मेरठ छावनी जगह था जहां सिपाही रहते थे, वहां में उपस्थित सिपाहियों ने विद्रोह छेड़ दिया। भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना ने इस विद्रोह की शुरुआत की और जल्द ही इस घुड़सवार फौज भी शामिल हो गए। भारतीय सेना जो पैदल रहते थे, वह सारे पैदलीय सेना जो थे, वह विद्रोह का सामना करते हुए वह पैदल ही विद्रोह छेड़ दिए, जिसमें सिर्फ पैदल थे। बाद में धीरे धीरे वह घुड़सवारी विद्रोही भी उसमें शामिल हो गए। जो घुड़सवार सैनिक थे वो लोग भी उसमें शामिल होकर के विद्रोहियों के 1857 को मेरठ की छावनी पर उपस्थित सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। अब भारतीय सैनिकों में बनी पैदल सेना से लेकर के घुड़सवारी सभी सेना शामिल हो गए उसमें। धीरे धीरे ही यह विद्रोह पूरे मेरठ शहर में फैल गया। अब सिर्फ यह मतलब बंगाल के छावनी से लेकर के यह मेरठ तक फैल गया, मतलब लगभग 2 राज्यों में यह पूर्ण रूप से यह फैल चुका हुआ था। धीरे धीरे यह विद्रोह पूरे मेरठ शहर में फैल गया। सिपाहियों ने सबसे पहले शास्त्र घर, मतलब जहां अंग्रेज सिपाही शस्त्र रखते थे, मतलब बंदूक हथियार रखते थे, उसके ऊपर उन्होंने धावा बोला। हथियार और गोला बारूद रखने वाले जगह पर कब्जा किया ताकि विद्रोह के लिए जरूरी शस्त्र इकट्ठा किया जाए। अगर किसी को विद्रोह करना है तो अंग्रेज के पास गोला, बंदूक, बारूद, तोप था, लेकिन भारतीयों के पास लाठी, डंडा, बर्छी, भाला था, तो वैसे तो विद्रोह नहीं किया जा सकता है। तो सिपाही विद्रोहियों ने सबसे पहले क्या किया, तो ब्रिटिश सरकार के बंदूक खाने, गोला खाने या बारूद खाने के ऊपर धावा बोला और वहां से उन्होंने बंदूक और कुछ बहुत से सामान को लूटा, इकट्ठा कर सके। धीरे धीरे शहर के आसपास के लोग भी विद्रोह में शामिल होने लगे। शहर के आसपास लोग, गांव के आसपास लोग भी उस विद्रोह में शामिल होने लगे। धीरे धीरे शहर के आसपास के लोग भी विद्रोह में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के बंगलों पर भी हमला करने लगे। जब उनके पास हथियार हो गया तो वह अंग्रेजों के बंगले पर भी धावा बोलने लगे।
बंगलों पर भी धावा बोलने लगे। अंग्रेजों को मार दिया जाता था, उन्हें बंगलों को लूट लिया जाता था, उसमें कि सोने चांदी पैसे या अन्य प्रकार के सामग्री को लूटा जाता था। सभी सरकारी इमारतें जैसे रिकॉर्ड दफ्तर, डाक खाना, सरकारी खजाना, अदालत आदि को लूटा जाता और अंत में तबाह भी कर दिया जाता था। बम फेंक देना, उसके कागज को जला देना, पूरे सामान को सामग्री को जला देना, अच्छे कीमत वाले सामान को ले आना, बाकी चीजों को जला देना और अंग्रेजों को मार देना, ये सारे चीज होने लगे। अब दिन प्रतिदिन यह मेरठ की जो थी वह पूरी तरीके से फैलती चली गई। मेरठ के 1857 मेरठ पूर्ण रूप से अब विद्रोह के आग में झुलस रहा था। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है दिल्ली की बगावत। अब क्या पढ़ना है? दिल्ली की बगावत। हमने अभी बताया था कि आपको फर्स्ट में ये पढ़ना था 1857 का विद्रोह, तो मैंने पढ़ाया 1857 का विद्रोह, उसके बाद मेरठ का विद्रोह भी पढ़ा दिया। अब हमें पढ़ना है दिल्ली की बगावत। दिल्ली में किस तरीके की बगावत हुई, कहां से 1857 शुरू हुआ? तो बंगाल से शुरू हुआ, मेरठ आया, मेरठ से आते हुए या कहां तक आया? तो दिल्ली तक आ रहा है। अब हम दिल्ली पढ़ा रहे हैं। इन सिपाहियों का मुख्य उद्देश्य केवल मेरठ में ही विद्रोह करना नहीं था। इनका उद्देश्य सिर्फ मेरठ को ही विद्रोह में नहीं झोंकना था, बल्कि अन्य जहां जहां ब्रिटिश सरकार की पांव जमी हुई है उन सारे पांवों को तोड़ना, मतलब पूर्ण रूप से पूरे भारत में विद्रोह छेड़ करके ब्रिटिश सरकार को भगाने की उम्मीद थी। इन सिपाहियों का मुख्य उद्देश्य केवल मेरठ में विद्रोह करना नहीं था, यह इस विद्रोह को पूरे देश में फैलाना चाहते थे, ताकि विद्रोह आगे बढ़कर पूर्ण रूप से देश में फैले, विद्रोह के कारण देश आजाद हो जाए। लेकिन पूरे सिपाही एकजुट 10 मई को रात को मेरठ के खाना, ताकि वह दिल्ली के जाकर बादशाह और बहादुर शाह जफर को विद्रोह में शामिल कर सके। रहा है कि अब यह विद्रोह मेरठ से होकर के दिल्ली तक जाने वाली थी। अब मेरठ के जितने भी सिपाही थे वह 10 मई को एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और दिल्ली के बहादुर शाह जफर से मिलना चाहते हैं, ताकि दिल्ली के बहादुर शाह जफर को अगर हम इस आंदोलन में विद्रोह में मिला लेते हैं तो उनकी ताकत, उनकी धन दौलत, उनके पास हथियार और शस्त्र, साथ ही उनके सिपाही और दिल्ली की पूरी सल्तनत और लोग जब हमारे साथ मिल जाएंगे तो यह विद्रोह और भी आग की तरह फुट फुट करके निकलना शुरू होगा, जिससे ब्रिटिश सरकार को तरोतबाह की जा सकती है। उनकी सामना अब बहादुर शाह जफर से हो जाती, इसलिए वह सारे लोग 10 मई को मिलकर के बहादुर शाह जफर से वह मिलना चाहते थे। बहादुर शाह जफर से इस विद्रोह में शामिल कर सके। कर सिपाही का यह जो गुट था वह अगली सुबह 11 मई को दिल्ली में अवस्थित लाल किले पर पहुंच गई। अब 10 मई को इन्होंने राय विचार किया, मीटिंग बैठाया और सुबह निकल के 11 मई को दिल्ली के लाल किला के पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने बहादुर शाह जफर से बातें करने की आज्ञा भी मांगी कि हम आपसे बातें करना चाहते हैं इस विद्रोह के बारे में। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को बताया कि यह मेरठ के अंग्रेजों को मार कर आए हैं और इस अंग्रेजों के शासन के खिलाफ विद्रोह करना चाहते हैं। उन्होंने बहादुर शाह जफर से अनुमति मांगी बात करने का। जब उन्हें अनुमति मिल गया तो उन्होंने कहा कि मैं विद्रोही हूँ, मैं भारत का एक विद्रोही सेना हूँ जो अंग्रेज के विरोध में काम करते हैं। मैं अंग्रेज के कई सिपाहियों को मारा, मेरठ में कई दफ्तरों को, कई अदालत खानों को, कई किताब घरों को, कई म्यूजियम को, कई जगहों को बर्बाद भी कर दिया। मैं मेरठ के ब्रिटिश सरकार को मार के आ रहा हूं और चाह रहा हूं कि आप हमारा समर्थन करें। इसके लिए मेरठ के बादशाह के आशीर्वाद यानी उनके साथ की जरूरत थी, ताकि उनकी सेना और दिल्ली सल्तनत पूरे मेरठ के साथ मिल जाए। ऐसी स्थिति में बादशाह के पास समर्थन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सोचा बादशाह कि यही मौका है कि ब्रिटिश को इस देश से बाहर भगाया जाए, ताकि हमारी वर्चस्व आगे भी बढ़ी रहे। अगर हम इनके विरोध कर देते हैं तो ये विद्रोही हमारे भी विद्रोह करेंगे और ब्रिटिश सरकार के भी विद्रोह करेंगे, तो इनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। ऐसी स्थिति में बादशाह के पास समर्थन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि वह पहले ही अपनी सारी सत्ता अंग्रेजों के हाथ में खो चुके थे। क्योंकि पहले बहादुर शाह जफर के बहुत से मतलब लूटपाट के कारण अंग्रेजी सरकार लूट करके लेकर चली गई थी, इसलिए उनके पास मजबूरी थी उनका साथ देना। उसके बाद उनकी सेना या शक्ति की सीमित कर दी, इसलिए उन्होंने सिपाहियों के विद्रोह की वैधता की धीरे धीरे विद्रोह में बड़े क्षेत्र में फैल गया। अब जब बहादुर शाह जफर विद्रोही 1857 के विद्रोहियों का समर्थन कर लिए, तो अब यह मेरठ के विद्रोह जो थे वह भारत के जगह जगह, भारत के अन्य जगहों पर भी फैल गए। विद्रोही के साथ बहादुर शाह जफर की सेना भी शामिल हो गई और काफी मात्रा में यह विद्रोह और आग बबूला की तरफ फैलना शुरू हो गया। अब यह विद्रोह बहुत ही भारत के कई जगहों पर छिड़ना शुरू हो गए।
तो हमने अभी क्या पढ़ा है, दिल्ली के बगावत, दिल्ली कैसे बगावत आई, तो यह मेरठ वाले लोगों ने बहादुर शाह जफर को अपने साथ मिलाया, जिसके कारण दिल्ली भी ब्रिटिश सरकार के विरोध काम करने लगी। अब आता है विद्रोह के कारण। आखिर यह विद्रोह के क्या कारण थे? विद्रोह के कई कारण थे, एक कारण नहीं थे, कई कारण थे। चलिए कुछ कारणों को हम जानते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक मतलब सूती वस्त्र, नील, कपास, अन्य प्रकार के कंपनियां बैठाना, यह औद्योगिक क्रांति के रूप में आता है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण मशीनों में बना माल सस्ता हो गया। जब भारत के लोग अपने हाथों से किसी भी वस्तु को बनाते थे तो वह महंगे दामों पर बिकता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसी कच्चे माल को खरीद करके बाहर ब्रिटेन और अमेरिका या अन्य जगहों से औद्योगिक मशीन लेकर के आए, ताकि भारत से हम कच्चे माल खरीद करके उसको तेजी से बनाएंगे और सस्ते दामों पर बेचेंगे, जिससे भारतीयों को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि भारतीय से कच्चा माल खरीदते और खुद से मशीनें बना करके वह बेचना शुरू करते तो वह सस्ते दामों में बिक जाता था, जिससे भारतीय लोगों के बनाए गए वस्तु क्या होते थे, वो रखे के रखे रह जाते, जिससे भारतीय लोग भूखमरी के कगार पर आ गए। तो वही कह रहा है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण मशीन हुआ। दूसरा, इसे भारत में लाकर बेचा जाने लगा, जिससे भारत की स्थिति और भी बद से बदतर हो गई और भारत के मजदूर नुकसान में जाने लगे। इन उद्योगों को काम करने के लिए कारीगरों और उद्योगों के मालिकों को हानि होने लगी। अब जो कारीगर काम करते थे कंपनी में जाकर के, अब कारीगरों को हटाया जाने लगा कि अब हमें कोई कारीगर की जरूरत नहीं है, हर काम मशीन ही कर देगा, मशीन के जरिए ही हम सारे कच्चे माल को पक्का माल में विपरीत कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जिसके कारण मजदूर का उपयोग कम हो गया। मिल मालिक, मैनेजर या कर्मचारी या अन्य प्रकार के काम करने वाले मजदूरों को हटाया जाने लगा, जिससे भारत के अंदर में बेरोजगारी बढ़ने लगी, भारत के लोगों को नुकसान होने लगा, जिसके कारण भारतीय व्यापारियों को बहुत अधिक नुकसान हुआ। अब अंग्रेज द्वारा लागू की गई जमींदारी व्यवस्था के कारण भी किसानों का शोषण किया जाने लगा। अब ब्रिटिश सोचा कि अब इनको हम मजबूर कर दिए, अब हम इनको मिल से भी निकाल दिए, अब मजदूरी भी इनके पास नहीं है, अब इनके ऊपर हम टैक्स को अधिक कर देते हैं। तो अगर हम टैक्स को अधिक कर देंगे तो इनके पास खेती करने के सिवा कोई नहीं रहेगा, और जब यह खेती कर लेंगे तो कच्चा माल रखेंगे कि हाँ पक्का करने के लिए हमें देंगे ही। तो इस तरीके से इनका किसी भी हाल में शोषण किया जाएगा। तो अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जमींदारी व्यवस्था के कारण किसानों का शोषण हो रहा था। किसानों ने भी इस विद्रोह को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसमें? तो 1857 के विद्रोह में किसानों ने भी मिलकर के इनका बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीय लोगों पर भारी मात्रा में कर लगाए गए, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया, और इसी वजह से यह सब देख करके भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के विरोध में 1857 के विद्रोह में उन्होंने हिस्सा ले लिया। तो यह हमारा 1857 के विद्रोह का जो था यह मुख्य कारण थे। मुख्य कारण में मैंने नहीं बताया था कि 1857 का विद्रोह मंगल पांडे, मेरठ का विद्रोह उनके सिपाही दोस्त, दिल्ली का विद्रोह बहादुर शाह जफर, और विद्रोह के कारण जो थे वो अब हम बढ़ाने जा रहे हैं, जो पहला हमने राजनीतिक पढ़ाया। अब चलिए हम विद्रोह के कारण को बताते हैं कि विद्रोह के कारण क्या थे। चलिए एक और अच्छी बात जान लेते हैं कि विद्रोह के कई कारण थे। जो मुख्य कारणों में आता है आपको विद्रोह के नेता, जो राजनीतिक में आता है। राजनीतिक में क्या आता है? विद्रोह के नेता। विद्रोह के नेता जो थे वह कई रूपों में जाने जाते थे। जैसे कि मैंने बताया कि विद्रोह के नेता जो थे वह कई रूपों से जाने जाते थे। विद्रोह के नेता, धीरे धीरे यह विद्रोह पूरे देश में फैलने लगा। सभी विद्रोहियों ने इस विद्रोह में पूरी तरीके से देश में फैलने वाले एक अच्छे संगठन का निर्माण किया, ताकि विद्रोह के साथ हम लोग मिलकर के ब्रिटिश सरकार के यह जो शोषण की हुई कला है या शोषण कर रहे हैं उन्हें मार भगाया जाए, ताकि हमें चैन की जिंदगी मिल सके और हम अपने सौदे को, हम अपने कंपनी को आसानी से कर्मचारी और मजदूरों के द्वारा या कच्चे मालों को उपयोग किए गए वस्तुओं को अच्छा ढंग से उपयोग कर सके। इन्होंने पूरे दिल्ली, मेरठ, बंगाल सारे लोगों ने मजदूर के साथ साथ मिलकर के 1857 का विद्रोह छेड़ दिया गया। अब हम धीरे धीरे यह विद्रोह पूरे देश में फैलने लगा। सभी विद्रोहियों ने इस विद्रोह को पूरे देश में फैलने के लिए एक अच्छे संगठन का निर्माण किया कि अब हमको किसी भी तरीके से पूरे देश में यह विद्रोह फैलाना है, इसके लिए जगह जगह संगठन बनाने पड़ेंगे।
ऐसे लोगों को अपना नेता बनाया जाए जिससे वह हमारे अंदर जोश जुनून दे सके, साथ ही वह मुख्य नेता हो और अंग्रेजों से पहले मुख्य नेता हुआ करता हो, मतलब अंग्रेज से पहले या अंग्रेजों के साथ मिलकर के उनके नेतागिरी की रणनीति जानता हो, जो हमें जोश जुनून देने वाला हो, जो जिसके पास तकनीक का माध्यम हो, जिसके पास दिमाग हो, जिसके जरिए हम लोग ब्रिटिश सरकार के विरोध में उसका सामना कर सके, ऐसे नेता की खोज होने लगी। ऐसे लोगों को अपना नेता बनाया। अंग्रेज ने पहले मुख्य नेता हुआ करते थे, अब अंग्रेज को हटा करके भारतीय का मुख्य नेता बनाया गया। दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का सबसे पहला नेता बनाया गया था। 1857 के विद्रोह का पहला नेता कौन था? तो दिल्ली के बहादुर शाह जफर को बनाए गए। कानपुर में दूसरा नेता, कानपुर में नाना साहेब को इस विद्रोह का नेता बनाया गया। तीसरा, बिहार में जमींदार कुंवर सिंह को बनाया गया इस विद्रोह को संभालने के लिए। उसके बाद चौथा जो है वह अवध में नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा यह विद्रोह का नेतृत्व किया गया। उसके बाद पांचवा में कई क्षेत्रों में कुछ स्थानीय नेता, छोटे छोटे स्थानीय नेता को भी बनाए गए ताकि छोटे छोटे टुकड़ी को लेकर के एक बड़ा टुकड़ी बनाया जा सके, जिन्होंने विद्रोह के आसपास के लोगों को शामिल करने, एकजुट करने, प्रेरित करने या उन्हें जोश जुनून देने का वह काम करते थे। वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। तो हमने क्या पढ़ा? विद्रोह के नेता बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, वीर कुंवर सिंह, वाजिद अली और अन्य कई छोटे छोटे भी नेता उसमें शामिल थे और पूरे भारत में विद्रोह को फैलाया जाने लगा। विद्रोह के नेतृत्व के लिए विद्रोही पुराने नेताओं के पास क्यों गए? करा विद्रोह के नेतृत्व के लिए पुराने नेता के पास क्यों गए? क्योंकि उनके पास अच्छी कला थी। चलिए कौन कौन सी कला थी हम जानते हैं। अच्छी छवि थी, पहले ही वह नेता रह चुके थे। वह कार्य करने, लोगों को प्रेरित करने, लोगों को भावुक करने के लिए उनके पास अच्छा कला था। दूसरा, सम्मान। और भी पुराने लोग उन नेताओं का सम्मान करते थे। अगर वो नेता किसी भी बात पर अड़ जाते तो सारा भारत उनके पीछे पीछे एकजुट हो जाता, इसीलिए वैसे लोगों के पास जाया गया। जोश की वृद्धि, वो लोग ऐसे नेता थे जो ऐसी भाषण करते जिसके लोगों के अंदर खून का बवंडर उफान मारने लगता, मतलब जोश आने लगता। अनुभव, उन लोगों को विद्रोह करने का, आंदोलन करने का, क्रांतिकारी करने का और अंग्रेजों के विरुद्ध में काम करने का अच्छा अनुभव था। नेतृत्व की क्षमता, उनके अंदर वह क्षमता थी जो भारत के सारे नागरिकों को एकजुट बना करके रख सकते थे। इसीलिए इन 5 नेताओं के पास विद्रोह के नेतृत्व में सारे लोग मिलकर के इनसे मिलने गए ताकि इन्हें नेता बनाया जा सके। उसके बाद अब आता है अवध का विद्रोह। मैंने बंगाल, मेरठ, दिल्ली, उसके बाद अवध के बारे में पढ़ते हैं कि अवध का विद्रोह क्या था। अवध का विद्रोह पूरे देश में सबसे गंभीर और बड़ा विद्रोह अवध में हुआ। पूरे देश में सबसे बड़ा विद्रोह कहां हुआ? तो अवध में हुआ। यह 1801 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा अवैध पर सहायक संधि थोप दी गई। कह रहा है कि यह पूरे विद्रोह में सबसे बड़ा विद्रोह कहां हुआ? तो अवध में हुआ। 1801 में अंग्रेजों के द्वारा अवैध पर सहायक संधि थोप दी गई थी, मतलब अंग्रेजों ने 1801 में एक सहायक संधि थोप दी हुई थी भारत पर। इसके अंतर्गत में अवध की सेना समाप्त कर दी गई थी। जो राजा रखे हुए थे सेना, उसको समाप्त कर दी गई थी। अंग्रेजों ने अवध पर अपनी सेना को स्थापित कर दिया और पुराने सेना को हटा करके ब्रिटिश सरकार की सेना वहां स्थापित हो गई और पूर्ण सैन्य शक्ति अपने हाथों में ब्रिटिश सरकार ले लिया और पूरे अवध को अपने कब्जे में कर लिया था। इसके अंतर्गत में अवध की सेना समाप्त करके ब्रिटिश सरकार की सेना वहां स्थापित कर दी गई और पूरे सैन्य शक्ति को ब्रिटिश सरकार अपने कब्जे में कर ली। पूरा सैन्य शक्ति नियंत्रण हो गया अवध का। अब धीरे धीरे अंग्रेजों ने अवध पर अपना प्रभाव जमाने लगा, हर सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को अपने कब्जे में करने लगे। 1856 में वहां नवाब वाजिद अली शाह को यह कहकर शासन से हटा दिया गया कि राजा ठीक प्रकार से शासन नहीं कर पा रहे हैं और सामान्य जनता उन्हें पसंद नहीं करते
करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने एक चाल चली, वहाँ के नेता और वहाँ के राजा वाजिद अली थे। ब्रिटिश सरकार ने यह चाल चली कि वाजिद अली अपने कार्य को, अपने सेना को या अपने साम्राज्य को अच्छे ढंग से नहीं चला रहे हैं, जिसके कारण जनता नाखुश है, जिसके कारण वाजिद अली को वहाँ से हटा दी गई। यह सारा ब्रिटिश सरकार की चाल थी, परंतु यह बात बिल्कुल गलत था। नवाब वाजिद अली शाह एक अत्यंत लोकप्रिय नवाब थे जो अपने साम्राज्य को बहुत ही खुश रखते थे और वे सामान्य जनता के द्वारा उन्हें बहुत पसंद किया जाता था और अवध की जनता उन्हें बहुत ही पसंद करती थी कि वाजिद अली को। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जबरदस्त अवध पर कब्जा कर लिया गया। अब लॉर्ड डलहौजी ने अवध के ऊपर कब्जा कर लिया। कब्जा कर लेने के बाद यह कब्जा किया गया और कब्जा किए जाने के कारण अवध जो था वह लगभग सभी लोगों बहुत ही नाराज हो गए। किससे? तो डलहौजी से, कि डलहौजी ने वाजिद अली को हटा करके पूरे अवध पर कब्जा कर लिया, जिससे अवध के सारी प्रशासन और लोग जो थे वह डलहौजी से नाराज हो गए। अब जब नवाज अवध से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग रोते हुए कानपुर तक उनके पीछा तक किए। यहाँ तक अवध से लेकर के कानपुर तक के लोग रोते रोते उनके पीछे भागने लगे वाजिद अली के, कि वाजिद अली अगर यहाँ से चले गए तो लगभग यह अवध पूरी ब्रिटिश सरकार के कब्जे में चली जाएगी। कई लेखकों ने लिखा कि ऐसा लग रहा था कि नवाब के जाने के बाद देह से जान जा चुकी है। कई लेखकों ने यह भी कहा कि जब अवध से नवाब वाजिद अली जा रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि उनके शरीर से जान चली गई। लोग दौड़ते दौड़ते अवध से कानपुर तक चले आए, दौड़ते दौड़ते उनको रोकने के लिए। तो कई लेखकों ने यह भी कहा कि जब वाजिद अली जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था लोगों को कि उनके शरीर से उनकी जान चली गई हो और शहर की पूरी कार्य बेजान हो गई और पूरा शहर ठप हो गया हो, पूरी शहर बेजान हो गई हो, उसकी रौनक ही खत्म हो गई थी। इस तरीके से अवध को पूरी ब्रिटिश सरकार ने कब्जे में कर ली। चलिए अब हम जानते हैं अवध के बाद अब हम आगे पढ़ेंगे अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा क्यों किया, आखिर वाजिद अली को क्यों हटाया, आखिर अवध पर क्यों कब्जा किया। अवध पर कब्जा करने का मुनाफा या घाटा के बारे में हम जानते हैं। अंग्रेज भारत में केवल लाभ कमाने के लिए आए थे। अंग्रेज भारत में किस लिए आए थे? तो सिर्फ लाभ मतलब मुनाफा, प्रॉफिट कमाने के लिए ही भारत में आए थे। उस दौर में अवध की मिट्टी नील और कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती थी। अवध में सबसे ज्यादा नील और कपास बोए जाते थे क्योंकि वहां की मिट्टी जो थी इसी नील और कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती थी, जिस वजह से अंग्रेजों ने अवध पर अधिग्रहण कर लिया ताकि वहां पर नील और कपास की खेती करवाकर अधिक से अधिक मुनाफा या लाभ कमाया जा सके। इसीलिए अवध को अपने कब्जे में किया गया और वाजिद अली को वहां से भेजा गया। साथ ही साथ इस क्षेत्र में उत्तरी भारत के बाजार भी बहुत अधिक मात्रा में विकसित थी और यह विकसित होने के कारण जिस पर वजह से अंग्रेजों का अवध पर पूर्ण रूप से अधिग्रहण हो गया। अब वहां बाजार लगने की वजह से ब्रिटिश सरकार उनसे जबरन और जबरदस्ती अधिक से अधिक मात्रा में टैक्स वसूलती थी। यह भी एक लाभ का जरिया था जिसके कारण अवध पर उन्होंने कब्जा किया। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं अंग्रेजी राज और अवध। अंग्रेजी राज अवध पर किस तरीके से अपनी हुकूमत धीरे धीरे करके जमा ली। अंग्रेजों ने जबरदस्ती अवध पर अधिग्रहण किया। अधिग्रहण करने के कारण अवध की स्थिति बहुत ही खराब हो गई, बद से बदतर हो गई क्योंकि वह नवाब वाजिद अली वहां से निकल चुके थे। अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर नवाब को हटाए जाने के कारण दरबार में उपस्थित जितने भी संगीतकार, कारीगर, बावर्ची और कर्मचारी आदि थे उस सभी की स्थिति खराब हो गई क्योंकि जब से वाजिद अली थे तो उनके अंडर में काम करने वाले लोग बड़ी ही अच्छे ओहदे पर थे और अच्छे कामकाज तनख्वाह पर थे। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार आई तो इन सारे लोगों को हटा दी जिसके कारण वहां की स्थिति खराब हो गई। वहां के कारीगर, वहां के मजदूर लोग भूखे मरने लगे। कारीगर और बावर्ची आदि सभी की स्थिति खराब हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजा को गद्दी से हटाए जाने के बाद दरबार समाप्त कर दी गई। अब दरबार था ही नहीं कि ये सारे लोग काम करते, जिस वजह से यहाँ सारे लोग बेरोजगार हो गए। वहां के दरबार में काम करने वाले नौकर चाकर भी बेरोजगार हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजा की राजगद्दी हटा देने की वजह से दरबार को भी हटा दी गई, जिसके कारण वहां काम करने वाले मजदूर, सिपाही और अन्य लोग भी बेरोजगार हो गए। ये सभी लोग अंग्रेजों के गुलाम बन गए। अब अंग्रेजों के यहाँ थोड़े कम कीमत पर काम करने लगे।
अंग्रेजी शासन के अंदर तालुकदारों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई और तालुकदार वह थे जो जमींदार को कहा जाता था। तालुकदार यह व्यक्ति हुआ करते थे जो गुलाम मुगल शासन के दौरान किसानों का कर वसूलते थे। वह जमींदार लोग जो किसानों से कर वसूला करते थे, उनकी स्थिति और बद से बदतर हो गई। अवध पर अंग्रेजों का अधिगमन के बाद तालुकदार को हटा दिया गया। अब जमींदारों को हटा दिया गया। डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार अपने से कर वसूलती थी या अपने सिपाहियों से वसूलती थी, जिस कारण इनकी और भी स्थिति बद से बदतर हो गई। इनके सभी किले गिरा दिए गए, मतलब जो मुगल साम्राज्य का किला था वो सारे किले को गिरा दिए गए। इनकी सेना समाप्त कर दी गई। बहादुर शाह जफर से लेकर के वाजिद अली तक के सेना को समाप्त कर दी गई और वाजिद अली जिस किला में रहते थे, नवाब घराने में रहते थे, वो सारे किला को निस्ते नाबूद कर दिया गया। तो इस तरीके से अंग्रेजी राज ने अवध पर अपनी पूर्ण रूप से कब्जा कर ली। अब चलिए हम जानते हैं संचार के साधन। आखिर जब अवध पर कब्जा किया तो उस तरीके से संचार के साधन को कैसे विकसित किए। 1857 के विद्रोह एक बहुत ही बड़ा विद्रोह था, जिस विद्रोह में काफी संचार की अहम भूमिका हुई। संचार मतलब पत्र पत्रिकाएं, टेलीफोन, डाकघर। विद्रोह में संचार का मतलब है कि किस तरीके से विद्रोहियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए या विद्रोह से जुड़ी खबरें उन तक पहुंचाई जाए, ताकि वह तालमेल बना रहे और एक साथ विद्रोह करे या एक साथ किसी के ऊपर आक्रमण करे। भारत के लोग अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह करने के लिए तारीखों को देखते थे कि कौन सा विद्रोह किस तारीख में करना है और कौन से तारीख में कौन सा विद्रोह हुआ था। उस तारीख के बाद कितने दिनों के बाद कौन सा विद्रोह करना है और कितने दिनों के बाद किस तारीख में विद्रोह करना है। इन सारे चीजों के लिए संचार का होना बहुत ही अनिवार्य था। कर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह के तारीखों को देखते हुए ऐसा लगता था कि जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचती, वैसे वैसे विद्रोह आगे बढ़ते चला जाता था। विद्रोह की जानकारी देने के लिए कई जगहों पर शाम को तोप का गोला भी दागा जाता था कि यहाँ से तोप का गोला अगर एगो दाग दिया जाएगा तो समझ जाइएगा उस गांव का, उस शहर का लोग कि अब विद्रोह आज छिड़ जाएगा। तो विद्रोह के फैलाने के लिए या विद्रोह की शुरुआत करने के लिए कई बार तोप के गोले भी चलाए जाते थे ताकि लोगों को साइन या सूचित किया जा सके। विद्रोह की जानकारी देने के कई जगहों पर शाम को तोप का गोला दाग दिया जाता था। कई जगहों पर बिगुला फूंक दिया जाता था या बिगुला बजाकर विद्रोह की शुरुआत और संकेत दे दी जाती थी। कई क्षेत्रों में घुड़सवार एक जगह से दूसरे जगह जाकर के विद्रोह से जुड़े संदेश पहुंचाते थे। इन्हीं सब तरीकों को हम देश के अंदर यह खबर फैलाई जाती थी, जिसे संचार का माध्यम कहा जाता था। चलिए अब जानते हैं विद्रोही क्या चाहते थे। विद्रोही क्या चाहते थे? 1857 के विद्रोह के बारे में ज्यादातर जानकारी हमें अंग्रेजी दस्तावेजों से पता चलती है। करा कि 1857 के विद्रोह की जानकारी ज्यादातर हमें अंग्रेजी दस्तावेजों से पता चलती है। इन दस्तावेजों को अंग्रेजी अफसरों के द्वारा बनाया गया था। इसी वजह से इन दस्तावेजों के द्वारा अंग्रेजी के लोगों का सोच के बारे में पता चलता है कि अंग्रेजी लोग कैसे विद्रोह का सामना करते थे या विद्रोह से लड़ने के लिए किस प्रेरित मतलब योजना के तहत काम करते थे। 1857 के विद्रोह में शामिल ज्यादातर विद्रोही आम लोग थे। 1857 में जो विद्रोह शामिल हुआ था वह विद्रोह में ज्यादातर आम जनता थी। हल्के फुल्के सिपाही थे या हल्के फुल्के नवाब लोग और नेता लोग थे और उनकी मांगे थी कि उनकी मांगों के बारे में जानकारी भी का अभाव था कि वो किस चीज का मांग करे, कैसे अंग्रेजों से लड़े, किस प्रकार अंग्रेजों को भावुक करके उनको देश से भगाए। उन्हें ये सारे चीजों की अभाव थी। उनसे जुड़े कुछ इश्तिहार, कुछ घोषणाएं भी उपलब्ध थे। वो लोग जगह जगह इश्तिहार और कागज दीवारों पर चिपका देते थे कि हम विद्रोही हैं, विद्रोह कर रहे हैं इस चीज की। उनसे जुड़े कुछ इश्तिहार और कुछ घोषणाएं उपलब्ध थी जो लोग विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई थी। उन्होंने इश्तिहार के घोषणाओं के आधार पर विद्रोह की शामिल लोगों को सौंप देते थे कागज पर्ची कि आप जगह जगह बांटो, जगह जगह चिपका दो, जिससे लोगों को पता चले कि फलना तारीख को विद्रोह होने वाला है, जिससे लोग आसानी से उस विद्रोह स्थल पर पहुंच सके। पता चलता था। इतिहासकार की घोषणा कैसे हुई? करा मुख्य रूप से सभी इतिहासकार और घोषणाएं मुस्लिम नवाबों के नाम से जारी की जाती थी। 1857 के विद्रोह में जितने भी इश्तिहार छपे सारे के सारे इश्तिहार किसके नाम से छपते थे? तो मुस्लिम नेताओं नवाबों के नाम से छापी जाती थी। इन सभी घोषणाओं के भेदभाव को समाप्त करते हुए धर्म के लोगों पर शामिल होने वाले अपील की गई कि आप मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, आप इस नवाब के साथ समर्थन करें ताकि हम विद्रोही बनकर के ब्रिटिश सरकार के विरोध में काम करें और ब्रिटिश सरकार को यहां से मार भगाएं।
अपील की जाती थी। 1857 की क्रांति के आज़ादी के युद्ध के रूप में पेश करने का प्रयास किया गया कि अगर 1857 की क्रांति अगर हो जाती है तो एक बहुत अच्छा कारगर आंदोलन होगा जिससे ब्रिटिश सरकार को भगाया जा सकता है। इन सभी इतिहासकारों की घोषणाएं मुख्य उद्देश्य से लागू की गई और इकट्ठा करके विद्रोहियों को भगाने के लिए प्रेरित भी की गई ताकि लोग इस इश्तहार को पढ़ करके प्रेरित हो और आंदोलन में आकर के शामिल हो जाएं। अब हमें पढ़ना है कि लोग विद्रोह में शामिल क्यों हुए, आखिर विद्रोह में लोग शामिल क्यों होते थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सभी सिपाहियों ने अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती देसी रियासतों पर कब्जा करने लगे। ब्रिटिश सरकार जितने भी गांव शहर थे उन सारे शहरों पर कब्जा करने लगी। लोग और देश की आलोचना करने लगी, लोगों की आलोचना की, लोग नाराज हो गए और क्योंकि अंग्रेज द्वारा विदेशी व्यापार का बढ़ावा होने लगा और भारत के अंदर के जो भी व्यापार थी उसे निस्तराबूत करने लगे। कर्मचारियों और नौकरों और चाकरों को या मजदूरों को घर पे बैठा करके रखा जाने लगा। आप मजदूरी नहीं करो, मेरे पास औद्योगिक मशीन है, मैं उसके जरिए कर करके व्यापार कर लूंगा, जिससे लोगों को काफी नुकसान होने लगा। लोगों को नाराज क्योंकि अंग्रेज द्वारा विदेशों की व्यापार को बढ़ाया जाने लगा, देश की व्यापारिक स्थिति खराब होने लगी। देश की व्यापारिक स्थिति ज्यों का त्यों रखा रह जाता था और विदेशी सामान आकर के बिक जाते थे। लोग इसलिए लोगों का मानना था कि अंग्रेज भारतीय रीति रिवाजों को खत्म करना चाहता है, भारत के अंदर धर्म परिवर्तन करना चाहता है, भारत की जो रीति रिवाज के अनुसार कपास और खेत अन्य प्रकार के सूती वस्त्र का पहनावा है वो सारे रीति रिवाज को खत्म करके दूसरे रीति रिवाज को लाना चाहता है, खत्म करके ईसाई धर्म को फैलाना चाहता है, भारत का मुख्य धर्म बनाना चाहता है कि ताकि भारत के सारे लोग किस धर्म को मानने लगे, ईसाई धर्म को मानने लगे। लोग इसलिए अंग्रेजों से नाराज हो गए क्योंकि अंग्रेज ने भूस्वामियों को उनकी जमीन छीनकर भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी, जमींदारों से जमीन छीन करके उनको कब्जे में कर लिया और उस पर टैक्स लाद दी हुई थी। इन्हीं सब के वजह से लोग अफवाहों के पर विश्वास करने लगे और 1857 में आम जनता भी उसमें भागीरथ हो गई। चलिए अब आगे जानते हैं नए शासन की व्यवस्था या नए शासन की स्थापना। दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश शासन के बिखर जाने के बाद विद्रोहियों ने एक नए शासन की स्थापना की। यहाँ के नेताओं ने पुरानी दरबारी स्थिति के अनुसार विभिन्न पदों पर नियुक्त कर दिए गए। जगह जगह भारत के बड़े बड़े अफसरों को दरबार में नियुक्त किए गए। भू राजस्व जो मालिक होते थे जमीनों के, भू राजस्व की व्यवस्था बनाई गई ताकि सैनिकों का केवल वेतन दिया जा सके। सैनिकों को क्या दिया जा सके? वेतन दिया जा सके। उससे पहले सैनिकों को कपड़ा, अस्त्र, वस्त्र और खाने पीने के सामान दी जाती थी, लेकिन अब नियम लागू किया गया वो खुद से खरीद करके खाए, कपड़ा खरीदे, सिर्फ वेतन दिया जाएगा। सभी प्रकार के लूटपाट और लड़ाई दंगों को रोकने के लिए आदेश दे दिए गए, परंतु ब्रिटिश सरकार ने यह आदेश दिया कि किसी भी तरीके की अगर आंदोलन होती है, लूटपाट होती है तो वहां पे भारतीयों को पीटा मारा जाए या जेल में कैद किया जाए। परंतु यह व्यवस्था ज्यादा दिनों तक नहीं चली, यह नियम ज्यादा दिनों तक ब्रिटिश सरकार की नहीं चली। धीरे धीरे अब अंग्रेज शासन के पलटवार के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे उत्तरी भारत में अंग्रेजी शासन बिखरने लगे। अब धीरे धीरे क्या बिखरने लगे? तो अंग्रेजी शासन का पलटवार होने लगा। अब अंग्रेजी शासन की जो सैनिक तख्तापलट थी वह धीरे धीरे बिखरने लगी। इस देखते हुए अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने की योजना बनाई कि अगर हम विद्रोह को नहीं कुचलेंगे तो हमें देश से वापस जाना पड़ेगा और हमारी देश भारत को लूट नहीं पाएंगे या भारत को अपने अंडर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि सबसे पहले कि हम विद्रोह को ही कुचल दें। फौजियों की टुकड़ी को उत्तरी भारत के क्षेत्रों में भेजने के तहत अंग्रेजों ने एक नया कानून जारी कर दिया जिसका नाम मार्शल लॉ था। मार्शल लॉ एक कानून लागू कर दी गई थी कि जो भी विद्रोही पकड़ा जाएगा या विद्रोह में शामिल हुए किसी ब्रिटिश सरकार के अवैध सामानों को लूटपाट या सैनिकों को मारना पीटना के अंदर पकड़े जाएंगे, उसे मार्शल लॉ के तहत सजा दी जाएगी। मार्शल लॉ क्या थे? इन लॉ के तहत अंग्रेजी शासन ने अंग्रेजी फौजियों अफसरों को सामान्य अंग्रेजी लोगों ऐसे हिंदुस्तानियों को मुकदमा चलाने को कहा जिसे सजा देने के अधिकार दे दी गए, जिससे विद्रोही शामिल हो गए। और हौजे का शक था करा कि मार्शल लॉ उसे कहा गया कि ब्रिटिश सरकार ने एक नियम लागू कर दिया जिसका नाम मार्शल लॉ था। उस मार्शल लॉ के तहत ब्रिटिश सरकार के सैनिक और बड़े ओहदे के लोगों को यह कह दिया गया कि जिस भारतीय के ऊपर आपको किसी भी प्रकार का शक हो, किसी भी प्रकार का किसी विद्रोह के तालमेल के साथ समर्थन करने वाला हो, तुरंत उसे आप पकड़ करके सजा दे सकते हैं। किसी सबूत की जरूरत नहीं है, आप तुरंत उस पर एक्शन ले सकते हैं। इसी कानून को मार्शल लॉ किया गया।
अंग्रेजों ने इस विद्रोह को केवल एक सजा ही रखी और वह थी मौत। उन्होंने विद्रोहियों में शामिल होने पर एक ही सजा रखी कि कोई उम्र कैद नहीं, कोई दंडित नहीं, कोई कोड़ा नहीं बरसाएगा, डायरेक्ट सजाए मौत दे दी जाएगी जो भी विद्रोह में शामिल होगा। अब इससे भारतीय घबरा गए कि अगर हम इस विद्रोह में शामिल रहेंगे तो हमें सजाए मौत हो जाएगी। धीरे धीरे अब विद्रोह टूटने लगा। अब कह रहा है कि दिल्ली पर आक्रमण 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर दो तरफ से आक्रमण कर दिया, जो नवाब जो थे अब्दुल बादशाह जफर जो थे उनके दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर दिया गया। कह रहा है कि 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर दो तरफ से आक्रमण किया। पहली सेना टुकड़ी पंजाब से दिल्ली के तरफ गई, मतलब पंजाब से होकर के दिल्ली के तरफ गई, और दूसरी सेना कोलकाता से होकर के दिल्ली के तरफ भेजी गई। दोनों ही पक्षों के बीच में लंबे समय तक संघर्ष चला। अंग्रेजों की लड़ाई केवल फौजियों से नहीं थी बल्कि सामान्य लोगों से भी थी। जो लोग उस अंग्रेजों के विरोध में विद्रोह में लोग शामिल हुए थे उन सारे लोगों ने जम करके उन फौजियों का सामना किया, अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार के सैनिकों का सामना भी किया। दोनों पक्षों के बीच में लंबे समय तक संघर्ष चला। इस बार अंग्रेजों की लड़ाई केवल फौजियों से नहीं थी बल्कि अब सामान्य लोगों से भी, और अंग्रेजों के विरोध में उतरकर जमकर विरोध किए गए। कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थी। लंबी समय के बाद 1858 ईस्वी के मार्च के अंग्रेजों में फिर से क्षेत्र पर अपना कब्जा स्थापित कर ली गई और 1858 में इस विद्रोह को कुचल दिया गया और अंग्रेजों ने पूरे दिल्ली पर फिर से हुकूमत कर ली। तो ये था हमारा पार्ट 1 जो 1857 की क्रांति के कुछ मुख्य और अच्छे तथ्यों के बारे में पढ़ाए गए। इसे आप नोट कर सकते हैं और ध्यान से 2 बार 4 बार 5 बार सुनिए ताकि यह पूर्ण रूप से आपको याद हो जाए। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी बढ़ाइए ताकि ये सभी लोगों की इसकी जानकारी हो सके और लॉकडाउन की वजह से जो पढ़ नहीं पा रहे हैं बच्चे उनकी पढ़ाई पूरी हो सके। चलिए अब हम फिर मिलते हैं पार्ट 2 में 1857 के विद्रोह।